हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे। इस वीडियो में मैं एसएससी एमटीएस का जो पेपर 6 अक्टूबर को तीसरे शिफ्ट में लिया गया था उसके जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं, जितने भी मैथ के क्वेश्चन उस पेपर में पूछे गए थे उनको मैं सॉल्व करने वाला हूं। डेट ध्यान से देख लीजिए, 6 अक्टूबर, ठीक है। 6 अक्टूबर 2021 का थर्ड शिफ्ट का पेपर है। थर्ड शिफ्ट में जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उनको मैं सॉल्व करने वाला हूं और इससे पहले मैंने 5 वीडियो बना रखा है जिसमें एसएससी एमटीएस के 5 अक्टूबर के सभी शिफ्टों के सोल्यूशन हैं, ठीक है। वैसे ही 6 अक्टूबर के शुरू के 2 शिफ्टों के सोल्यूशन हैं और 5 अक्टूबर के पहले शिफ्ट का मैंने रीजनिंग का पेपर भी सॉल्व कराया है। आप जाकर के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अपने चैनल एनके मैथ्स नंदू कुमार, यहाँ पे आईडी देख सकते हैं, एनके मैथ्स नंदू कुमार। यूट्यूब पर यही चैनल का नाम है और इंस्टाग्राम पर भी यही आईडी है और टेलीग्राम पर भी इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट कर रखा है। तो आप सभी जगह ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए झट से, ठीक है। तो वीडियो जो होगी वो बाइलिंगुअल होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा रहेगा, ठीक है। तो आप टेंशन ना लीजिए लैंग्वेज को लेकर के, पूरी वीडियो को देखिए। और अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो जीडी के लिए काफी जोरों शोरों से मांग पर चल रही है ये वीडियो, ठीक है। तो अगर आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी पेपर अभी नहीं हुई है, आगे होने वाली है, तो आप एमटीएस के सारे पेपर के सॉल्यूशन जरूर से देख करके जाएं और इनकी प्रैक्टिस करके जाएं। केवल देखे नहीं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि केवल वीडियो को देखिए नहीं। अब देखो, जैसे इसमें से अब मान लो जैसे मैं ये पांचवा छठा पेपर सॉल्व कर रहा हूँ एमटीएस का, तो शुरू का 5 पेपर मैंने सॉल्व किया तो मुझे पता है कि ये ट्रेंड किस तरह से चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप भी अगर शुरू के मेरे 5 वीडियो देख चुके हैं तो अभी इस 25 क्वेश्चन में से मान के चलिए कि आप 20 क्वेश्चन के आसपास तो आराम से बना लेंगे। अगर आप शुरू के 5 वीडियो मेरा देखे हैं तो आप जरूर से इसमें से 20 क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आपने खुद से प्रैक्टिस किया है। तो केवल वीडियो देख लेने से नहीं होगा, आपने वीडियो देखा और उन क्वेश्चन को खुद से किया, तब जाकर के आप इस वीडियो के लगभग 20 क्वेश्चन आप जरूर से कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि इससे आप लाभ ले रहे होंगे और पूरी वीडियो को ना केवल देखते होंगे बल्कि देखने के बाद उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी करते होंगे। अब जैसे ये वीडियो आ गई है तो इसके क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद वीडियो को देखिए, कौन सा क्वेश्चन आपको आया, कौन सा नहीं आया, और जो नहीं आया उसको नोट डाउन कीजिए। और अगले शिफ्ट का पेपर का जब सॉल्यूशन मैं करूंगा तो उसमें देखिएगा कि उस तरह के क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, अपने पास पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 2604 रुपए में बेचने से किसी पंखे पर 7% की हानि हो जाती है। उसी पंखे को यदि 3094 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसे करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप ये लिख लो, पहले कितना में बेचा गया था, 2604 में, बाद में कितना कितना में बेचना है, मैं अनुपात ले रहा हूँ डायरेक्ट 3094 में, और पहले 7% की हानि हुई थी तो आप 100 - 7 कर लो। अगले में क्या होगा ये पता नहीं है तो आप x मान लो और कुछ नहीं, ठीक है। इसको करने का मैंने और सारा भी तरीका करा रखा है पिछली वीडियो में। जैसे आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि देखो 2604 जब मान है तो 7% का हानि हुआ है तो 100 में से 7 घटा दो, यानी कि ये 93% का मान है। अब हमें इसको काट पीट के और 3094 का मान निकालना है कि ये कितने प्रतिशत का बनेगा, यहाँ पर निकाल लो। और ये 100 से जितना ज्यादा आएगा वही अपना लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह से इस बार क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये लंबा चौड़ा लग रहा है तो आपको ऐसे काटने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैंने इसे इस रूप में लिख दिया जिसको आप देख करके ये आपको इजी लगेगा काटने में, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब ये तो मान के चलिए आपकी ये 93 ही है तो यहाँ से x का मान कितना आएगा आपका 93 और इंटू का ये 3094 और बटा में आ जाएगा 26 और 04। अब इसको काटिए, देखो 3 से तो ये कट रहा है ना, 6 2 8 4 12, 3 से इसको काटिए, 31 या 93 और ये 3 से काटेंगे, 3 8 24, तो फिर 2 0 तो 3 6 18 और 3 8 24, अभी 8 8 16 और 6 22, अब 3 से नहीं कट रहा है तो 31 से ये कट जाएगा, 31 दूना 62, तो बचेगा अपने पास 6 और 8 14, कितना बच गया अपने पास 62 माइनस कर लो इसमें से, तो 6 में से 2 गया तो 4 आना चाहिए था ना, 4 और फिर ये 2, तो 21 8, मुझे लगता है कि 31 8 कट जाएगा, ये 248 आ रहा है तो ये फिर 8 से कट जाएगा तो 28 बार में कट गया 31 से। इसको देखो ये 7 से कटेगा, 4 से तो नहीं कटेगा लेकिन 7 से काट के देखते हैं, 7 चौके 28 तो 2 9, 7 से कट जा रहा है, 7 से काटो इसको, 7 चौके 28 फिर 2 9 तो 7 चौके 28 फिर से और 7 दूना 14 और ये 7 चौके 28, अब 4 से भाग कर दो, 11 चौके 44 तो दिख ही रहा है और 0 और 4 5 20, तो ये कितना आया देखो। अब ये 100 से कितना आया, ये आया अपने पास 110.5, तो ये 100 से कितना ज्यादा है 10.5,
तो 10.5% अपना आंसर होगा, ये प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, अब ये अगर काटने पीटने में इजी रहता तो ये वाला तरीका अपने पास ज़्यादा बेटर होता। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर मिक्सचर एलिगेशन या फिर आप इसको रेशियो समझ सकते हैं, रेशियो इक्वेशन है। कह रहा है कि ए और बी बर्तन के विलयनों में अम्ल और जल का जो अनुपात है वो 4:5 और 5:1 है। अब ए और बी से क्रमशः 5 लीटर और 4 लीटर विलयन मिश्रित करके एक नया विलयन बनाया जाता है, तो नए विलयन में एसिड और वाटर का रेशियो बताना है। अब देखो, ए में अम्ल और जल का अनुपात कितना है, आप बोलेंगे 4:5। बी में यह रेशियो कितना है, तो आप बोलेंगे 5:1। अब ये कह रहा है कि पहले वाले से यानी कि ए से 5 लीटर लीजिए और दूसरे वाले से 4 लीटर लीजिए। आप बताओ पहले वाला कितना है, टोटल जोड़ कर देखो तो 4 और 5 9 है। दूसरा वाला आप जोड़ेंगे तो 5 और 1 6 है। ठीक है, ये 9 और 6 बन रहा है, लेकिन हमें पहले वाले का 5 ही चाहिए। ठीक है, आप बताओ 9 को मैं 5 कैसे बना सकता हूं, तो आप बोलेंगे कि 5/9 से अगर इसको गुना कर दें तो ये 9 और 9 कट के 5 आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझिए, इसको मैं 5/9 से गुना करने वाला हूं। दूसरे वाला में हमें कितना चाहिए, 4, तो वैसे ही इसको मैं 4/6 से गुना कर देता हूं। ठीक है, तो आप कहें कि 4/6 को लिखने से अच्छा है कि 2/3 लिख लो, काट कर ये 2/3 बन रहा है तो 2/3 से गुना कर लो। अब देखो 5/9 से ऊपर हम गुना कर रहे थे, तो इसको भी गुना करेंगे और इसको भी, दोनों को गुना करेंगे, तो ये कितना बनेगा, 5/9 से 4 को गुना करोगे तो 4/20/9 और अनुपात 5×5=25/9 बन गया। ठीक है, और नीचे वाला कितना बनेगा, 2/3 से गुना कर रहे हैं तो 2×5=10 और बटा 3, तो इसको मैं 30/9 लिख देता हूं ताकि जोड़ने में आसानी रहे, बेस को बराबर कर देता हूं। और 1 से करेंगे तो 2/3 बन रहा है ना, तो इसको 2×3=6/9 कर देता हूं मैं। बात समझ रहे हो, क्योंकि सब में 9 नीचे आ जाएगा तो 9 को अब हम काट सकते हैं। अब देखो 9 को मैं सब में से काट देता हूं, क्योंकि ये रेशियो है तो 9 से 9 कट जाएगा। अब ये यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है, जोड़ लो, 20 और 30 50 बन गया, और यहाँ पे 25 है और ये 6 है, तो 25 और 6 कितना बन गया, 31। तो 50 और 31 का अनुपात आएगा अपना, यानी कि ये सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि बात आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, आप जरूर से ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है आगे। अगला सवाल देखिए, ऐसा क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी था, मैंने कराया हुआ है तो मुझे याद है। ये कह रहा है कि x एक ऐसी संख्या है जो 70,000 और 75,000 के बीच की एक छोटी से छोटी संख्या है, जिसे इन तीनों से डिवाइड करने पर जो शेषफल आता है, रिमाइंडर, वो 61 आता है। तो x के अंकों का योगफल बताना है, सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर सम ऑफ द डिजिट्स नहीं रहता तो ऑप्शन के थ्रू हम कर लेते अगर संख्या पूछता तो, लेकिन यहाँ पर संख्या के अंकों का योग पूछ लिया, तो वो निकालने के लिए हमें पहले संख्या निकालनी पड़ेगी कि कौन सी संख्या है। अगर संख्या पता चल जाए तो उसके अंकों का योग भी निकाल लेंगे। देखिए, संख्या निकालने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, इनका एलसीएम निकालना होगा, लघुत्तम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, इजी है। सबसे पहले 225 को ही मैं तोड़ लेता हूँ, ये 25 गुणा में 9 है। फिर इसके बाद 250 है, तो 250 हम कैसे ला सकते हैं, इसमें यदि 10 से गुना कर दें तो 250 बन जाएगा, क्योंकि 25 पहले से है ही, बस एक जीरो चाहिए। अब 275 लाना है, तो 275 कितने, 25 को 11 से गुना करने से आता है, तो ये 11 भी लगा देते हैं। ये एलसीएम बना, इनको पहले निकाल लेते हैं, कितना हुआ, 25 9 225। 225 को 11 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा दोस्तों, तो 225 को यदि 11 से गुना कर लें तो ये 5 का 5, 5 और 2 7, और फिर 2 और 2 4, ये आ जाएगा 2475, और ये 10 है तो एक जीरो लगा लेते हैं। ये एलसीएम बना, यानी कि ये सबसे छोटी संख्या है जो इन तीनों से कटेगी। ध्यान रखना, इन तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी बनी, 24,750। ठीक है, लेकिन हमें वह संख्या कह रहा है कि नहीं, हमें वह संख्या चाहिए 7,000 और 7500 के बीच का। ठीक है, और वो संख्या कटना भी नहीं चाहिए, भाग देने पर रिमाइंडर आपको 61 बचना चाहिए। तो ये तो बाद की बात है, पहले हमें इस संख्या को 7,000 और 7500 के बीच में ले जाना होगा, सॉरी 70,000 और 75,000 के बीच में ले जाना होगा। तो देखो, यदि ये 24, आप मान के चलो कि ये 24,000 है, अगर इसको हम 3 से गुना कर लें तो ये 70,000 के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 24 यहाँ 72 बनता है, तो ये 72,000 के आसपास जाएगा। तो हम इसको 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, कोई सा भी आप नंबर उठाइए ऐसा जिसको गुना करने से यह इनके बीच में पहुंचे, लेकिन सबसे छोटा हो। जैसे अगर मैं 4 से गुना करूं तो 24 चौके कितना होगा, 24 चौके 96, ये ज्यादा ही हो जाएगा। हमें तो 70 और 75 के बीच में ही रहना है, तो 3 ही पॉसिबल है यहाँ पर। अगर मान लो 4 से गुना करने के बाद भी 70,000 और 75,000 के बीच में जाता, तो हम देखते छोटा कौन सा है, क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या लेना है। तो 3 से गुना करो, 0 का 0, 5 तियां 15 का 5, 7 तियां 21 और 1 22, और 24 तियां 72 और 1 72 और 2 74 होगा ना, ये 2 आएगा, 72 और 2। ठीक है, 7 तियां 21, 5 तियां 15, 7 तियां 21 और 1 22, और 24 तियां 72 और 2 74, इतना बन गया। अब इसमें 61 जोड़ लो, क्योंकि हमें पूरा पूरा काटना नहीं है, हमें 61 शेष भी बचाना है। तो जितना शेष बचाना रहता है उसको हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ लो। तो ये 1 हो गया, ये 6 5 11 का 1 2 और 1 3, और ये 74।
ये हमारी संख्या आ गई, ठीक है। अब इसके अंकों का योग बोल रहा है तो जोड़ लो 7 + 4 + 3 + 1 + 1, तो ये 7 3 10 और 6 16 बन गया, तो 16 अपना आंसर होगा, ये होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:3 एंड बी इज 8 मोर देन ए, ठीक है। ए और बी का अनुपात दिया है, बी ए से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। इफ अ सर्टेन नंबर के इज एडेड टू ईच ऑफ ए एंड बी देन द रेशियो बिकम 7:9 द वैल्यू ऑफ के। देखो पहले कह रहा है कि ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है। अब इसमें ये भी कह रहा है दोस्तों कि बी जो है वो ए से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। यहां पर बताओ बी कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 1 ज्यादा है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि नहीं 8 ज्यादा है। तो 1 का मान 8 हो गया, इसका मतलब 2 का मान 8 दूना 16 और 3 का मान कितना हो गया, 8 3 24 हो गया, ठीक है। यानी कि ये 16 है दोस्तों और अगला कितना है, 24 है। अब ये कह रहा है कि कुछ इसमें जोड़ा गया, उसके बाद ये 7 बन गया और ये 9 बन गया। तो कितना जोड़ा गया होगा ये हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप दो तरीका आजमा सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं कि ये 16/24 था, दोनों में के जोड़ा गया और ये जोड़ने के बाद कितना बन गया, 7/9 बन गया, और यहां से आप गुना भाग करके के का मान निकाल लो, बात वही बन जाएगा। या फिर आप यहाँ ऊपर का अंतर देख लो, ऊपर कितने का अंतर है, तो 16 और 8 का अंतर है, और नीचे कितने का अंतर है, 2 का, तो इसको भी 8 बना दो। 4 से गुना करना तो ये भी 8 का अंतर दे देगा, और 4 से इसको गुना करो तो ये 7 चौके 28 बन जाएगा, और ये 9 चौके कितना बन जाएगा, 36। अब अंतर बराबर है तो अब देख लो कितना बढ़ रहा है, ये 16 से 28 हो गया तो कितना बढ़ा है, 12, यानी 12 जोड़ा गया है। यहाँ भी 12 ही बढ़ा होगा, आप जोड़ के देख लो, तो 12 इसका आंसर आएगा, ठीक है। देखिए यदि वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो जरूर से कमेंट और लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि आप कमेंट्स किया करो और लाइक भी किया करो, ठीक है। ऐसे होता क्या है कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंचता है तो और भी लोग इससे फायदा ले पाएंगे, और जिस पर्पज से वीडियो में बना रहा हूं उसका मुद्दा, जो उसका उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। आपको ये बोला गया है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना होगा, 5 × 5 = 25 और 1 26/5 और मल्टीप्लाइड बाई 3 दूना 6 और 1 7/2 बन रहा है, तो इसको 2/7 कर लेते हैं और गुना का ये 5/13। अब ये मल्टीप्लाई के साथ है तो इसको पहले हम अलग देख लेते हैं। 5 से 5 कट गया ना, और तो ये 13 दूना 26 कट रहा है, तो ये कितना आ गया अपने पास, 4/7 आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये देखो 1/4 है, और इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई लिखूंगा तो 7/2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऑफ है तो ये भी चेंज हो जाएगा। 3 दूना 6 और 1 7/3 है, तो ये 3/7 हो जाएगा। ऑफ होने के कारण ये भी चेंज हो रहा है, तो 7 से 7 कट गया, ये आ गया 3/8। इनको सॉल्व कर लो, तो ये 1/14 है, और ये कितना है, 5 दूना 10 और 4 14/5 है, तो ये 14 से 14 कट गया, 1/5 यहाँ आ गया। अब जो बचा है उसको लिख लेते हैं। देखो शुरू में 3/4 था तो 3/4 लिख दिया, फिर यहाँ प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया, फिर 1/5 लगा दिया, फिर ये माइनस लगा दिया यहाँ का, और इनका मान 3/8 आया था तो 3/8, फिर यहाँ पर बीच में क्रॉस है तो ये क्रॉस लगा दिया, और लास्ट में कितना है अपना 4/7 है। ये 4 2 जा 8 कट गया, तो कितना बचा हमारे पास, 3/4 + 1/5 और -3/14, यही बचेगा क्या। चलो एलसीएम ले लो, एलसीएम इसका कितना बनेगा, 14, और यहाँ 1 मिनट रुकना, ये 3/4 नहीं था, 3/7 था, यहाँ पर 3/7, शुरू में 7 था, ठीक है। तो ये अगर 7 है तो एलसीएम आ जाएगा 14 × 5 = 70, और ये 30 बन जाएगा, और ये 14 बन जाएगा, और माइनस का 3 × 5 = 15, तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, -1, तो ये 30 में से 1 घटा लो, तो ये कितना बन गया, ऊपर 29 और नीचे आ गया 70, 29/70 आंसर होगा ऑप्शन। सवाल देखिए, कोई व्यक्ति इस स्पीड की चाल से एक निश्चित दूरी को तय करता है और 12 की स्पीड से वापिस आ जाता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। देखिए पहले ये मीटर प्रति सेकंड में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, और हमसे पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। 6 चौके 24 और 1 25/6 है। किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं, 18/6 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, मीटर प्रति सेकंड में है। अब किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। तो ये कितना बनेगा अपने पास, देखो 5 × 5 = 25 और 6 × 3 = 18, ये कितना बन गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पहला स्पीड है, ये दूसरा स्पीड है। अब औसत चाल बताना है तो आपको एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, सबसे फास्ट यही रहेगा और इजी भी। तो या फिर आप रेशियो ले सकते हैं, तो 2x के जगह पर मैंने 15 लगा दिया, y के जगह पर 12, और 15 और 12 कितना हो गया, 27। ये 3 9 27 कट गया, और ये 3 × 5 = 15, और ये 3 चौके 12, तो 5 चौके 20, 5 चौका 20 दूना 40, 40/3 आ गया।
तो ये 13×3 = 39 और 1/3 आएगा 13:1/3, यानी कि ये ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 24 सेकंड में पार करती है, यह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई कितनी होगी। आप एक बात बताओ, 24 सेकंड में कितनी दूरी चल जाती है। देखो खंभे को जब ट्रेन पार करती है, खंभे को, तो जो दूरी होता है, डिस्टेंस, वो किसके बराबर होता है, ट्रेन की लंबाई के ही बराबर होता है। तो हमने ये कहा भाई कि जब ये खंभे को पार करती है तो दूरी कितनी चलती होगी, ट्रेन की लंबाई यानी 270 मीटर चलती होगी। तो ये कह रहा है कि 24 सेकंड, देखो 24 सेकंड में कितना दूरी चलती है भाई, 270 मीटर। और हमें बताना है 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में। ठीक है, 60 सेकंड की बात हमसे पूछ रहा है। तो अगर मैं इसको कितना से काट सकते हैं दोस्तों, 3 से, 8 × 24, उससे भी बेहतर होगा कि हम 6 × 24 काट लें। चलो 8 × 24 और ये 9 × 27, 90 हो गया। अब ये 4 दूना 8 और ये 45 दूना 90, और हम 4 को अब 60 बना सकते हैं 15 से गुना करके। तो इसको भी 15 से अब गुना कर लें, तो ये 15 × 5 = 75 का 5 हासिल 7 होगा, और 15 × 4 = 7 और 60 67, यानी कि 675 मीटर की दूरी चलेगी। कब, जब वो 1 मिनट में चलेगी। 1 मिनट में वो कितना दूरी चल देगी, 675 मीटर। लेकिन आपको पता है कि सुरंग की दूरी और ट्रेन की रेलगाड़ी दोनों जोड़ेंगे हम कब, जब वो सुरंग को पार करेगी। यानी कि इस 76 में से यदि मैं ट्रेन वाला हटा दूं, ट्रेन वाला कितना है 270 हटा दूं इसमें से, तो जो बचेगा अपना कितना बचेगा बताओ, लास्ट में 5 ही आएगा। तो लास्ट में 5 केवल एक ही ऑप्शन में है, 405। तो 405 अपना आंसर होगा। ठीक है, देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो दूरी बनेगा, आपने ये पढ़ा होगा कि दूरी जो होगा यहाँ पर, वो ट्रेन और प्लस सुरंग दोनों को मिलने के बराबर होगा। ठीक है, दोनों की लंबाई के बराबर होगा। तो हमने ये कहा कि दूरी जो आया हमारा 675, इसमें ट्रेन भी है 675 है, इसमें ट्रेन तो 270 है ही, और प्लस सुरंग है ये वाला। तो यहाँ से सुरंग निकालना है, तो इसको इधर लाके घटा दो, वही मैंने यहाँ पर अलग अलग। अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है कि जब एक वस्तु को हम 768 रुपए में बेचते हैं तो x% का लाभ होता है, लेकिन 896 में बेचने से x + 20%, यानी कि 20% का ज्यादा लाभ हो जाता है। तो x का मान क्या होता है, क्या होगा। आप देखिए, आप सीधी भाषा में समझिए कि पहले x का लाभ हुआ है, अब x + 20 का, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना बढ़ गया, 20% ज्यादा बढ़ गया। और रुपया कितना बढ़ा है, 768 से 896 हो गया है। तो हम बोले कि देखो परसेंटेज में जो वृद्धि हुई है वो तो 20% की ही है। ठीक है, लेकिन रुपए में कितनी की वृद्धि हुई, 768 से ये बन गया 896। तो एक बार माइनस कर लो कि 896 में से 768 को घटाएंगे तो 16 में से 8 गया 8, और यहाँ बच गया 8, तो 8 में से 6 गया 2 और ये 1, यानी कि 128 का अंतर आ गया। 2 से काट लो, 2 से काटेंगे तो ये 64, यानी कि 10% का मान कितना हो गया 64, तो 100% का मान कितना होगा 640। अब ये जो 640 आया ये क्या है, तो आप बोलेंगे सीपी हम मानते हैं 100%, सीपी का मतलब क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आ गया अपने पास 640, यानी कि खरीदा तो 640 में है, और हमसे ये पूछ रहा है कि x का मान बताओ, x कितना था। तो x परसेंटेज लाभ है यहाँ पर, जब 768 में बेचा था। तो हमने कहा कि अगर वो 640 में खरीद कर 768 में बेच रहा है तो कितने का फायदा हो रहा है उसे देख लो। तो आप इसको माइनस कर लो, 8 में से 0 जाएगा तो 8, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 7 में से 128 का फायदा हो रहा है कितने पर, 640 पे, और गुना का 100। अब ये देखो 64 से कट जाएगा 2 बार में, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 20% अपना आएगा। तो 20% x का मान है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि 84 व्यक्ति किसी कार्य को 56 दिन में पूरा करते हैं। जब 1/4 काम पूरा हो जाता है तो 1/7 जो मजदूर हैं, ठीक है, वर्कर्स, वो काम छोड़ देते हैं। तो पूरे काम को खत्म होने में कितना दिन लगा होगा, यानी कि पूरा काम कितने दिन तक चला। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पर क्या किया, सब ध्यान से बात समझना। क्वेश्चन अच्छा है, ये देखने में छोटा लग रहा है लेकिन है अच्छा। आप ये कहें कि 84 व्यक्ति जब काम करते हैं तो 56 दिन में काम खत्म हो जाता है, यानी कि टोटल काम यही है 84 लोगों के लिए, तो 56 दिन का काम है भाई टोटल। लेकिन इसमें से कह रहा है कि जब 1/4 काम खत्म हो गया, यानी कि इन सब ने मिलकर 1/4 तो काम किया ही है इसका भाई। ठीक है, तो हम ये बोले हैं कि देखो ये यदि पूरा काम है, 1/4 का मतलब कि 4 यदि टोटल काम है तो उसमें से एक काम खत्म होना है। तो हमने बोला कि ये टोटल काम है इसका, या फिर आप ऐसे समझ लो कि इसका 1/4 काम, यानी कि ये काम किसने किया है, 84 मजदूरों ने ही किया है। ये कितना दिन में किया होगा, बात समझना। 2 केस बन रहा है यहाँ पर। पहला तो हो गया कि 1/4 काम जब खत्म होता है तब के लिए, क्योंकि उस समय 84 मजदूर काम कर रहे हैं। फिर जब 1/4 काम खत्म हो गया तो आप बोले कि 84 गुना 56 टोटल काम था, 84 लोगों के लिए 56 दिन का काम था। लेकिन इसमें से 1/4 देखना आप, 1/4 यहाँ पर पहले केस में हमने पूरा करा दिया, तो दूसरे केस में अब इसका कितना बच गया, 3/4 काम रह गया।
यानी कि 4 में से एक हिस्सा पहले हो गया, तो अब 4 में से 3 हिस्सा रह गया, 3/4 काम रह गया। और ये कौन करेगा, तो आप बोले कि अब 1/7 मजदूर तो चले गए हैं, ठीक है, तो अब कितने मजदूर रह गए भाई, तो आप बोले कि 84 थे, इसमें से 1/7 चले गए तो 6/7 रह गए। देखो 1/7 का मतलब क्या होता है कि 7 थे तो उसमें से 1 चला गया, तो कितने रह गए, 6/7 मजदूर काम करेंगे। और यहां पर कितना टाइम लगेगा ये भी हमें निकालना पड़ेगा। दोनों केस का हम दिन निकालेंगे और दोनों जोड़कर पता चल जाएगा। बात समझिए, मैं वापिस समझाता हूं आपको कि क्या किया है मैंने बोला कि देखो यहां पर 2 केस बना दिया कि 1/4 काम होता है, तब बताओ कितना होगा, और फिर 1/4 काम खत्म होने के बाद 1/7 लोग काम छोड़ देते हैं और जो बाकी लोग बचते हैं वही काम पूरा करते हैं। तो दोनों में जितना दिन लगा होगा हम दोनों को मिला देंगे, बस यही काम कर रहा हूं मैं। तो मैंने बोला कि देखो पहले 84 गुना 56 यानी कि 84 लोगों के लिए 56 दिन का काम था, लेकिन इसका 1/4 काम जब खत्म होता है तो कितना दिन लगा होगा ये मैं निकाल रहा हूं। तो 1/4 काम करने में 84 लोग पूरे पूरे काम कर रहे हैं और टाइम मैंने x मान लिया है। तो आप बोले कि 84 से 84 काट दो और 4 से 14 चौके 56 काट दो, यानी कि यहां पर कितने दिन लग गए, 14 दिन लग गए। बात क्लियर है। दूसरे केस में देखो, अब अगर 1/4 काम यहां पर हो गया तो 3/4 काम अगले केस में रह गया। अभी भी 84 लोगों के लिए टोटल मतलब 84 लोगों के लिए 56 दिन का काम था, लेकिन इसका 1/4 खत्म है तो अब 3/4 काम करना रह गया है। अब काम कितने मजदूर करेंगे, तो आप बोलेंगे 84 मजदूर थे, उसमें से 1/7 गायब हो गए तो 6/7 रह गए, और इनके लिए भी मैंने मान लिया कि चलो x दिन लगा होगा। अब यहां से भी काट पीट लो, तो आप बोले कि 84 से 84 तो कट ही जाएगा, और 4 से कट जाएगा, 14 चौके 56 अपना, और कुछ कट रहा है, इस 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूना 6, और 2 से कट जाएगा, 7 दूना 14। तो x का मान कितना आ गया, 7 7 49। तो टोटल हम लिख लेते हैं कि टोटल कितने डेज बन गए, तो आप बोलेंगे 14 पहले और 49 यहाँ पर, तो ये 9 4 13 का 3 4 5 और 6, यानी कि 63 डेज टोटल बनेंगे। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है ये सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल काफी एमटीएस में हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ऐसा करा रखा है। हर एक शिफ्ट में आप देखेंगे तो एक ना एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिल ही जाएगा। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्याओं, ये 4 संख्याएं दी है, इनका औसत कितना है, 65, तो इसका औसत बताना है। देखिए हम यहाँ पर योग लिख रहे हैं कि सम कैसे निकालें, ध्यान दीजिएगा। अब इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर आपने मेरी पिछली 5-6 वीडियो देख करके अच्छा प्रैक्टिस किया है तो आप इसमें से लगभग 20 क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे। 80% क्वेश्चन तो आप कर ही देंगे, जो भी क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो देखिए पहले मैं सम लिख रहा हूं कि ये सम कितना बना, तो आप बोलेंगे 49 प्लस कितना बना, ये 70 को मैं इसके साथ लिख लेता हूं, और फिर 6x और प्लस x4, और अगले तरफ हम क्या लिख लेंगे, 65, और गुणा का हम योगफल कैसे लिखते हैं, योगफल लिखते हैं औसत गुना में संख्या, तो औसत है 65 और कितनी संख्याएं हैं, 4, तो गुना का 4 बनेगा, यही होगा। अब बताओ, हम यूनिट डिजिट पर अब काम करेंगे, इकाई अंक पर। यहां से 5 चौके 20 यानी कि लास्ट में 0 आ रहा है, तो इधर भी 0 आना चाहिए ना, इन सबको जोड़कर भी लास्ट में क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि ये इक्वेशन बराबर है। तो हमने बोला कि देखो ये 9 में अगर 0 जोड़ोगे तब तो 9 ही आएगा, और यहाँ का हमारे पास प्लस का x है, और प्लस यहाँ का क्या है अपने पास 4 है, इन सबको जोड़कर हमें लास्ट में 0 लाना है। तो आप बोलें कि देखो ये 9 4 13, 13 का कितना बन गया 3, और प्लस का ये x रह गया हमारे पास। तो आप बताओ 3 में हम क्या जोड़ें कि 0 बन जाए, 0 का मतलब 10 बन जाए, 3 में हम क्या जोड़ें कि 10 बन जाए, तो आप बोलें कि 7 जोड़ लो, यानी कि x की जगह पर हमें क्या रखना है, 7 रखना है। बात समझे आप, x की जगह पर 7 रखना है, तो x का मान जैसे ही हमें पता चला कि 7 है, तो ये 7 अगर रख दें तो ये 7 और 8 15 बनेगा, और ये बनेगा 12 और 7 19, तो 15 और 19 का औसत बता दो, इनको जोड़कर आधा कर लो, 15 और 19 कितना होता है, 34 का आधा कितना होगा, 17, तो 17 इसका आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको तरीका पसंद आया होगा। आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो। ठीक है, एनके मैथ्स आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर, अपना चैनल आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप नाम लिख लीजिए मेरा, ठीक है, क्या नाम लिखेंगे, एनके मैथ्स और नंदू कुमार। ठीक है, तो इसको जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए, आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया दोस्तों कि पाइप ए और बी किसी टंकी को 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। सी आउटलेट पाइप है, यानी कि वो पानी को बाहर निकालता है। जब एक साथ तीनों पाइप खोले जाते हैं तो 13:1/3 आवर्स लगता है भरने में टंकी को। सी अकेला भरी हुई टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा। देखो ये ए है, ये बी है, ये 8 घंटे में भर सकता है, ये 12 घंटे में भर सकता है। तो अगर मैं एफिशिएंसी यानी कि क्षमता का अनुपात लिखूं तो इन दोनों को एलसीएम बताओ, 8 और 12 का एलसीएम कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे कि 24 बनेगा।
तो ये 8 तिया 24 और ये 12 दूना 24, यानी कि ये इनकी क्षमता हो गई, क्षमता नहीं टोटल, मतलब टंकी में कितना पानी आएगा, 24 लीटर पानी आएगा इसके हिसाब से। तो मैं टोटल लिख लेता हूं कि टोटल कितना होना है भाई, 24 लीटर होना है पानी। अब देखो इसमें ये कह रहा है कि सी एक निकासी पाइप है, ठीक है, तो सी का भी मैं यहां पर लिख लेता हूं। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो कितना टाइम लग जाता है, 13 तिया 39 और 40/3 टाइम लग जाता है। बात समझ रहे हैं, मैंने टाइम लिख दिया यहाँ पर कि तीनों अगर पाइप खोले जाते हैं, यहाँ पर ए बी सी लिख लो, ए बी सी तीनों अगर काम करते हैं तो 40/3 टाइम लग जाता है। और सी का मैं इधर अपना बना लेता हूं अलग। अब बताओ यहां पर भी टोटल काम तो 24 ही है, तो इसको भी यहां पर कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा कि गुना करके 24 बन जाए। बताओ क्या ले लें, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि ये पता नहीं चल रहा है, तो हमारे पास उपाय है एक, 24 में 40/3 से भाग कर लो तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, और ये 4 छक 24 है, तो 6 तिया 18, यानी कि ये 1.8 आएगा, तो यहाँ पे 1.8 आ गया। बात समझ रहे हैं, 1.8 से यदि हम गुना करें तो ये हमारा 18 आ जाएगा। 18 चौक 72 आएगा ना, तो 72 को 3 से भाग करेंगे 24 आ जाएगा, सॉरी 24 लाना था ना। तो यहां पर क्या आ गया, 1/8। कैसे मैंने पता किया, मैंने 40/3 से भाग कर दिया 24 को, क्योंकि टोटल काम तो 24 लाना है। तो 24 कैसे बनेगा भाई, 40/3 से मैंने भाग कर दिया, तो पता चल गया कि किस चीज से गुना करने से 24 बनेगा। अब एक बात समझिए यहां से मेरा, मैं क्या बताना चाहता हूं, देखो अब 1 घंटे में ए 3 लीटर पानी भरता है, बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है, यानी कि दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 लीटर पानी भर देते हैं। लेकिन जब सी भी आ जाता है, ए बी सी तीनों काम करने लगते हैं, तो 1 घंटे में 1.8 लीटर ही पानी भर पाता है। बात समझ रहे हो, केवल ए बी काम करते हैं तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है, लेकिन जब ए बी सी तीनों काम करने लगते हैं, तीनों पाइप खोले जाते हैं, तो 1 घंटे में 1.8 लीटर ही पानी भरा जाता है। इसका मतलब कि जो पानी कम हो रहा है ना, वो सी खाली कर दे रहा है। यानी कि कितना पानी कम भर रहा है, तो आप बोलेंगे 3.2 लीटर पानी कम हो रहा है हर एक घंटे में, यानी कि ये सी खाली कर रहा है हर एक घंटे में 3.2 लीटर। तो सी पूरी टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा, तो आप बोलेंगे कि 24 लीटर पूरी टंकी में पानी आ सकता है। 24 लीटर को अगर 3.2 के हिसाब से खाली करना है, तो 3.2 से डिवाइड कर लो, पॉइंट हटा लो, ये 0 हो जाएगा, ये 3 अट्ठे 24 और ये 4 अट्ठे 32, तो ये कितना आ गया अपने पास, 15 दूना 30 और 2 दूना 4, 15/2, यानी कि 7 सही 1/2, ये अपना आंसर आएगा, तो ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए यही सवाल हर एक शिफ्ट में आ रहा है, अभी तक मैंने जितने शिफ्ट सॉल्व किए हैं सब में ये एक बार आ चुका है, ठीक है। तो अगर आप पिछले वीडियो को देखे होंगे तो जरूर ये सवाल अब इस बार खुद से कर पाएंगे। कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों का परास यानी कि रेंज और मीडियन दोनों का हमें मीन बताना है, यानी कि माध्य बताना है, आप औसत समझ लो, औसत बताना है। तो मैंने बताया था कि माध्यिका निकालने के लिए, और माध्यिका भी एक ही फॉर्मूला पर, अभी तक देखो जितना वीडियो मैंने बनाया जितने शिफ्ट का, हर एक में एक ही फॉर्मूला पे माध्यिका पूछा गया है, केवल इवन नंबर के लिए यानी कि सम संख्या के लिए, और इसमें भी वही बात है, ठीक है। पहले आपको इसको आरोही क्रम में सजाना होगा, ठीक है, आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आप इसे सजाइए। तो असेंडिंग का मतलब सबसे छोटा कौन है, तो आप बोलेंगे 7 है, तो पहले 7 लिख लेते हैं। 7 से बड़ा इसमें कौन है, 7 के बाद 10 है शायद, 10, तो 10 लिख लेते हैं। 10 के बाद कौन सा है, 11 है, 11 2 बार है ना, तो 11 2 बार है, तो मैं 2 बार लिख देता हूँ, 11 को मैंने 2 बार लिख दिया। 11 के बाद 13 भी, 12 भी है इसमें, 12 है यहाँ पर देखो, तो मैंने 12 लिख दिया। 12 के बाद 13 भी है, 13 नहीं है, 14 है, देखो यहाँ पे 14 है और यहाँ पे भी 14 है, 2 बार 14 है, तो 2 बार मैंने 14 लिख दिया। 14 के बाद क्या लिख लें, 16 दिख रहा है, 15 तो नहीं दिख रहा है, तो 16 लिख दो, 16 हो गया। 16 के बाद 17 दिख रहा है, नहीं दिख, 17 है यहाँ पे, 17 है तो 17 लिख लेते हैं। उसके बाद 18 देख लो, 18 नहीं है, 19 है यहाँ पर, 19 20 लगातार है, तो मैं लिख देता हूँ 19 है और फिर 20 है, और 20 और 19 तो हमने लिख दिया, तो बचा 33, 30 10 लिख दिया है और 23, तो 23 30 और 33 हो गया। अब इसके बाद हम लिख लेते हैं कि 23 30 और फिर 33, ठीक है, इतना हो गया। तो यहां से हमें अब क्या करना है, n का मान लिखना है कि ये कितनी संख्याएं बनी, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 बन गई। n का मान 14 है, तो हमें 14 को आधा करना है, यानी कि 7। तो जो यहाँ पर मीडियन बनेगा माध्यिका, वो क्या होगा, 7वें और 8वें, इसमें जो चर मान है उनका माध्य निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। माध्य का मतलब औसत। तो 7वें और 8वें नंबर पर क्या आ रहा है, देखो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, आठवां, यानी कि 14 और 16 का हमें औसत निकालना होगा कि कितना होगा, वही माध्यिका बनेगा। तो 14 और 16 30
और 30 का आधा कितना हो गया 15, तो माध्यिका कितना आ गया अपने पास 15 आ गया। बात समझ रहे हो, माध्यिका 15 आ गया। और अगर हम रेंज की बात करें, परास की रेंज कैसे निकालें, तो रेंज के लिए हम लिखते हैं सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, देखो सबसे बड़ा 33 है और सबसे छोटा 7 है, तो हम 33 में से 7 को घटा लेते हैं, तो 3 इधर 4 उधर छोड़ देते हैं, तो ये 26 बन गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि इनका माध्य बताओ। इनका मतलब किनका, ये जो 26 आया है परास इसका, और पहले हमने निकाला है जो माध्यिका 15 इसका, तो इन दोनों का यदि हम औसत निकालें तो कितना बनेगा, दोनों को जोड़कर भाग कर दो, आधा कर दो, तो 15 और 26 कितना हो जाएगा 41 का आधा 20.5 यानी कि 20.5, ये आंसर होगा। ठीक है, अब इस तरह का सवाल भी पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है, कह रहा है कि 180 का x%, तो लिख लो 180 का x% यानी कि x बटा 100। ये कह रहा है कि x प्लस 350 यानी कि x प्लस 350 से 25% कम है। 25% का मतलब 100 में से 25 घटा दो, 75 बटा 100 है। तो इनका मान हमें निकालने के लिए कह रहा है, तो ये तो बाद में निकालेंगे, पहले x निकाल लें। तो ये 100 से 100 कट गया, और ये आप बोलेंगे 5 से 15 बार में कट गया, और ये 12 से कट गया 180 15 बार में, तो ये हो गया 12x, और इधर 5 से गुना कर लो, तो ये 5x और प्लस 35 0 गुना में 5। ठीक है, अब इस 5 को इधर ला दूं मैं, तो ये कितना बन जाएगा 7x बराबर 350 और गुना में 5। तो इस 7 से आप काट लें तो 7 पचे 35 यानी कि 50 आ जाएगा, और x का मान कितना आ गया अपने पास 250। अब x का मान यदि 250 है तो यहाँ पे रख लो, ये कितना बन रहा है, पहला आप बोले कि ये x प्लस 50 है, यानी कि 250 में 50 जोड़ोगे तो 300 बन जाएगा। 300 का कह रहा है कि 18%, और फिर x यानी कि 250 का ही कितना परसेंट भैया 12% से ये कितना ज्यादा है। ठीक है, तो आप इनको भी चाहो तो रेशियो में निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। का परसेंटेज ये सारा कट जाएगा, मैं ऐसे लिख कर ही निकाल लेता हूं कि ये 300 है का मतलब गुना 18%, और अगला इधर दिया है 250 का मतलब गुना, और ये 12%। ये परसेंट तो कट गया ना, काटो जो भी कट सकता है देखो। और क्या कट सकता है, ये 2 छक 12 और ये 3 छक 18। और क्या कट सकता है, ये 0 से 0 कट सकता है, 0 से 0 काट लो, और ये 6 पचे 30 और ये 5 पचे 25। और क्या कट सकता है, ये 2 से कट सकता है, 2 तिया 6, तो ये 3 तिया 9 बन गया, और इधर कितना बन गया अपने पास 5। तो ये देखो 5 से 9 कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। कितने से भैया 5 से, तो नीचे 5 कर लो और गुना 100 कर लो। ये 5 से 20 पचे 100 और 20 चौके कितना आ जाएगा 80%, यानी कि 80% ज्यादा है। तो ये अपना आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किसी निश्चित राशि द्वारा प्राप्त धनराशि समान राशि पर समान दर पर 13 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है, तो आर का मान बता दो। देखो पहले ये कह रहा है कि प्राप्त राशि, पहले कह रहा है प्राप्त धनराशि। प्राप्त धनराशि का मतलब हुआ अमाउंट। ठीक है, अमाउंट का मतलब क्या हुआ आपका मिश्रधन। और दूसरे कंडीशन में केवल ब्याज की बात कर रहा है, साधारण ब्याज, यानी कि दूसरे कंडीशन में केवल सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो आप बताओ पहला कंडीशन क्या है, R% लग रहा है 3 साल के लिए। पहला R% 3 साल के लिए लगेगा, तो अमाउंट कितना बनेगा बताओ, यानी कि मिश्रधन। तो आप बोलेंगे देखो मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन तो हम 100% मान लेते हैं, और प्लस ब्याज कितना हो गया R% 3 साल मिलेगा, तो 3R होगा, ये 3R%। ये हो गया अमाउंट। और ये कह रहा है कि ये अमाउंट और लास्ट में जो साधारण ब्याज मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट SI, वो दोनों बराबर है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में मिलेगा भाई, 13 साल में R% ही, तो ये 13 गुना में R मिल जाएगा, हर एक साल R%, तो 13 साल में 13R%। ये दोनों कह रहा है कि बराबर है, तो दोनों को बराबर कर लो बस। अब यहां से इस 3R को हम इधर भेज देते हैं, तो 100% का मान किसके बराबर आ जाएगा, 3R 13R में से घटेगा तो 10R, और परसेंट, ये परसेंटेज से परसेंटेज काट लो, और 10 से ये 10 बार में घटेगा, तो R का मान 10 आ गया। ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा। अगला सवाल देख लो, यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन आ गया। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं अलग। तो ये 3 दूना 6 और 2 8/3 है, और गुना का 2 और 1 3/2। ये 3 से 3 कट गया, और 2 दूना 2 चौके 8, तो ये कितना आ गया अपने पास 4। इसका तो हमने काम अलग कर लिया। इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लो, तो ये कितना है 3/10 है, और प्लस कितना है अपने पास 21 पचे 105 और 1 106/5 है। तो इसको मैं लिख देता हूं कि ये 212/10 होगा। अब जोड़ लो 12 और 3 215/10 हो गया। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा अभी ना, इसको काट लो, 2 से कट जाएगा, 5 2 पचे 10, और ये हो जाएगा 4 पचे 20 और 3 पचे 15, तो 43/20 आ गया इसका मान। इन दोनों को भी निकाल लो, ये कितना है 4 तिया 12 और 1 13/3 है, और गुना में 5/1, तो ये 65/3 आ गया।
ऊपर वाले को भी अब निकाल लो। ऊपर वाला कितना है, ऊपर वाला मैं इधर निकाल देता हूँ। 4 तियाँ 12 और 1 13/4 है, और -4 बटा, ये ऑफ है तो ये 5 से 5 तो कट गया, और ये 2 दूना 4 और ये 3 दूना 6, तो ये एक ही बार हम कितना लिख सकते हैं, 2/3। 2/3 घटा लो तो 13 तियाँ 39 में से 8 जाएगा तो 31/12 आ गया ये, ठीक है। अब सबका मान हम रख लेते हैं कि कितना बन गया। देखो ऊपर तो अपने पास 31/12 रह गया, नीचे कितना रह गया, तो आप बोलेंगे नीचे हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ आया है 65/3, और बीच में ये माइनस था तो माइनस लगा दिया हमने, और इस पूरे का मान कितना आया है हमारा 43/2, और माइनस का इस पूरे का मान कितना आया है अपने पास 4। 3 दूना 6 और 2 8/3, और गुना का 2 एकम 2 और 1 3/2, तो 2 चौके 8 और 3 से 3 कट गया ये, ठीक है। यही आया है अपने पास, इसको सॉल्व कर लो। अब ये कितना देगा आपको, ये अपने पास ऊपर तो 31/12 ही रहेगा, नीचे इसका एलसीएम कितना बनेगा, 3 दूना 6 बनेगा, और ये 65 दूना 130, और माइनस का 43 तियाँ 3 तियाँ 9 और 4 तियाँ 12, 129 और माइनस का 4, तो ये बन गया 31/12, और बटा 129 अगर 130 में से घटेगा तो 1/6 और माइनस का 4, तो ये 6 दूना 12 हो गया, तो ये आ गया 31/2 माइनस का 4, तो 4 दूना 8, 31 में से 8 घटा दो तो कितना बचेगा, 31 में से 8 घटाएंगे तो 23 बचेगा ना, 23/2, तो 11 दूना 22, 11 और 1/2 आएगा, 11:1/2, तो ये अपना आंसर हो रहा है सी। चलिए अगला सवाल देखिए, सिंपल नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सवाल कह रहा है किसी निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 5760 रुपए की राशि 4 वर्ष में बढ़कर 7200 रुपए हो जाती है, और 12 वर्ष में वही बढ़कर 100 रुपए हो जाती है, और जब दोनों स्थितियों में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो x का मान ज्ञात कर लो, यानी कि 12 वर्ष में वो कितना बनेगी ये बताना है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे जो सबसे अच्छा तरीका लगा वो यही है कि हम इसको रेशियो पर लेकर आए, बाकी किसी तरीके में मुझे लगता है कि टाइम ज्यादा लग जाएगा। रेशियो पर लेकर आने के लिए मैं पहले ए और पी का रेशियो निकालना चाहता हूं कि ए और पी का क्या रेशियो है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि देखो दोस्त, ए यानी कि अमाउंट बढ़ के कितना हो गया है 7200, तो यार 1 मिनट रुको, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि ये कितना है अपने पास 7200, अनुपात का मतलब बटा में लिखे काट लेते हैं पहले, ये 5760 है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और ये मुझे लगता है कि 8 से कट जाएगा, 12 से कटेगा, ये 12 चौके 48 और 12 आठे 96, देखो ये 12 चौके 48 कट रहा है ना, और 12 आठे 96, और ये 12 से 12 छक 72, अभी फिर से 12 से काट देते हैं, ये 12 पच्चे 60 और ये 12 चौके 48, तो ये 5 और 4 का अनुपात आ रहा है, यानी कि ए और पी कितना है 5:4 है। इसका मतलब अब समझिए, ये कितने समय की बात कर रहा है, 4 सालों में। 4 सालों में कोई राशि अगर 4 है तो ये बढ़ के कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, इसका मतलब यही है। इसको मैं सही तरीके से लिख देता हूं कि अगर 4 है तो वो 5 बन जाएगा कितने सालों में, 4 सालों में, ठीक है। तो हर एक साल का क्या रेशियो है, आप बात समझिए, या आप एक ही बार 12 साल पे चले जाइए। 4 साल का ये किस्सा है कि ये 4 साल में 4 से 5 हो रहा है, तो 12 साल में कितना होगा, 12 साल 4 का 3 गुना है ना, तो इसको क्यूब कर दीजिए सीधी भाषा में। देखिए मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि ध्यान से समझना, 4 साल का क्या खेल है दोस्तों कि 4 से ये 5 बन गया, ठीक है। तो 12 साल का क्या खेल होगा, तो आप बोले कि ये 3 गुना हो रहा है ना, तो इसको भी पावर 3 करो। अब यहाँ पर इसको 3 से गुना नहीं कर सकते क्योंकि ये साल के अनुसार बदलता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्यूब पर चलता है, पावर उतना बढ़ाते हैं हम, तो ये 3 से गुना हो रहा है तो इनको भी 3 से गुना कर लो, यानी कि 12वें साल में अगर ये मूलधन है, ध्यान रखना ये पी है और ये क्या है, अमाउंट है। 12वें साल में यदि मूलधन 4 का क्यूब यानी कि 4 गुना 4 चौके 16 है तो ये 125 बनेगा, बात समझ रहे हो। लेकिन मूलधन हमें पता है दोस्तों कि शुरू में मूलधन कितना था, 5760 था, तो इसका मान हमें 5760 दिया है, ठीक है। इसका मान कितना दे दिया, 5760, और हमें 125 का मान बताना है, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इसको काट लो एक बार कि कितने से कटेगा, 16 से इसको काटते हैं तो आप बोलेंगे कि 16 तियाँ 48 और 16 छक 96, ये कट गया, और 4 से कटोगे तो 4 9 36 यानी कि 90 आ गया। तो इसका मान बताना है तो ये 125 गुना का 90 बनेगा। तो ये देखो 9 पचे 45 का 5 और ये 0 यानी कि लास्ट में 50 आएगा, ये बात हम समझ रहे हैं, लेकिन दो दो ऑप्शन में है तो आगे गुना कर लेते हैं। 12 नवा 108 और 4 112, ये होगा 112 और 50 आएगा, तो ये अपना आंसर है। ये तरीका सबसे अच्छा तरीका है अगर आप समझ पाए होंगे तो, वरना आप कोई और तरीका लगा के देखिएगा, निश्चित रूप से आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
चलिए अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है कि 3780 रुपए को 3 लोगों ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि उनके हिस्सों को यदि हम 130 रुपए, 150 रुपए और 200 रुपए कम कर दें तब अनुपात ये बन जाएगा, तो सी का मूल हिस्सा क्या होगा। देखो ऐसे में सबसे बेहतर होगा कि ऑप्शन पे हम नजर डालें। देखो सी इसमें 4 है, लेकिन कब 4 है भाई, जब 200 उसको कम किया जाना है। ये अनुपात तो तब का है ना जब ए को 130 कम कर दें, बी को 150 कम कर दें और सी को 200 कम कर दें, तब ये रेशियो बन रहा है। तो मैं ऑप्शन से चेक कर लेता हूं दोस्तों कि सी को 200 कम करना है ना, 200 कम करने के बाद वो 4 से कट जाए। ऐसा ऑप्शन जिसको 200 कम करें तो वो 4 से कट जाए, वही आंसर होगा। बताओ इसमें से 200 कम करेंगे तो ये लास्ट में कितना बनेगा, 150 बनेगा। तो 150 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से तो वही कटेगा ना जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाए। अब देखो इसको यदि 100 कम करेंगे, 100 नहीं 200, तो ये 1200 बनेगा और ये 4 से कट जा रहा है, यानी कि ये आंसर हो गया। इसको आप कम करेंगे तो लास्ट में 30 आएगा और इसको भी कम करेंगे तो लास्ट में 30 आएगा, तो ये भी नहीं कटेगा। तो 1400 इसका सही आंसर है। बाकी आपको हल करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि देखो दोस्तों ये 5x और प्लस ये 2x और प्लस ये 4x, इनका मान किसके बराबर आएगा। तो आप बोलेंगे कि 3780 था, इसमें से ये मान कम कर दो, एक बार 130 कम कर दो, फिर 150 कम कर दो और फिर 200 कम कर दो। यहां से x का मान निकाल के और 4 से गुना कर लेना और लास्ट में फिर से 200 जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहां पे कह रहे हैं दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके बात कर सकते हैं, जो भी आपको शेयर करना हो, ठीक है, या जो भी पूछना हो। तो इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है NK Maths_ और फिर नंदू कुमार, ठीक है। तो ये आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये कह रहा है दोस्तों कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 24% अधिक लिख देता है, यानी कि सीपी यदि 100 है तो वो एमपी कितना लिख देता है दोस्तों, 124 लिख देता है। अब 15% डिस्काउंट देके उसे बेच भी देता है, यानी कि एसपी कितना बनेगा। तो आप बोलेंगे 124 का 15% छोड़ दें तो 85% रह जाएगा। ये 17 पचे 85 और ये 20 पचे 100 और ये 2 से काट दो दोस्तों, 6 दूना 12 और 2 दूना 4। तो ये 62 को 17 से गुना कर लेते हैं, 17 दूना 34 का 4 और 17 छक 102 और 3 105 और नीचे 10 है, तो ये 105.4 बन गया, ठीक है। यानी कि यहां पर हम ये समझ पाए दोस्तों कि अगर 100 उसने 100 रुपए में खरीदा है तो लिख दिया 124 और बेच दिया कितने में, 105.4 में। लेकिन सवाल में कह रहा है कि ऐसा करने से उसे 27 रुपए का लाभ हो रहा है। अभी आप बताओ कितने का लाभ हुआ, 100 में खरीदा और बेचा इतने में, तो लाभ कितने का हो गया, 5.4 का। लेकिन सवाल में कह रहा है कि नहीं भैया, लाभ कितने का हुआ है, 27 रुपए का। अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये 27 दूना 54 और 2 पचे 10, यानी कि 1 का मान कितना आ गया, 5 के बराबर। और हमें विक्रय मूल्य बताना है। वाह, विक्रय मूल्य तो हमें यही बताना है, इसका मतलब 105.4 का मान बताना है। वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं, गुना करो। तो मुझे इतना जाना नहीं चाहिए था, ऐसे ही हम ऑप्शन पे चले जाते। चलो कोई बात नहीं, गुना करो। 5 चौके 20 के 0, 2 बच गया और 5 पचे 25 और 2 27 और ये कितना बन गया अपने पास, 10 पचे 50 और 2 52, तो 527 आएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। अच्छा देखो एक और उपाय है हमारे पास, इतना नहीं करके, अगर मैं पहले ही जैसे मैंने बोला कि ऑप्शन पे आ जाना चाहिए था। हमें ये पता है कि हमें वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, विक्रय मूल्य क्या होता है आप ही बताओ। विक्रय मूल्य का मतलब एसपी जो होता है, ये सीपी और प्लस का लाभ होता है, यही तो होता है। क्रय मूल्य में लाभ जोड़ लो। तो आप बोलेंगे कि क्रय मूल्य तो हमने 100 मान रखा है और लाभ कितना है दोस्तों, 27 है। तो अगर मैं ये 27 हटा दूं तो ये 100 का मल्टीपल बचेगा आंसर। अगर मैं 27 हटा दूं विक्रय मूल्य में से तो वो 100 से कटने वाला आंसर आएगा। तो आप बताओ इसमें से 27 हटाएंगे तो ये 100 से कटेगा, नहीं कटेगा, ना ही ये कटेगा। इसमें से 27 हटाएंगे तो ये 500 आ जाएगा और ये 100 से कट जाएगा, तो ये आंसर हो जाता है। हम ऑप्शन पे काम कर लेते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों आपको कि 12 सेंटीमीटर कोर वाले, यानी कि किनारे वाले, एज इसको बोलते हैं इंग्लिश में, एक घन को, ठोस घन को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या और 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बर्तन में पूरी तरह से डुबा दिया जाता है। बर्तन में पानी की जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर तक है। अब ये कह रहा है कि बर्तन में ऊंचाई कितनी बढ़ेगी पानी की। सीधी भाषा में बात समझिए, जो भी चीज आप डालेंगे अंदर उसका आयतन और जितना पानी ऊपर बढ़ेगा उसका आयतन बराबर होता है। तो हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर ये तो घन डाला गया है, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी कि उसके किनारे का क्यूब। तो किनारा यहाँ पर 12 है, तो हम लिख लेते हैं आयतन बनेगा 12 गुना 12 गुना 12। और ये आयतन किसके बराबर होगा, जितना पानी ऊपर बढ़ेगा बेलन में उसके बराबर होगा। तो बेलन का आयतन लिख दो आप, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मान हम लिख लेते हैं, आर 20 था तो 20 का स्क्वायर 400 और एच यानी कि
जो हमें बतानी है तो मैं h ही रहने देता हूँ, यानी कि इनका काम कोई नहीं है यहाँ पर। आप निकाल लो अब इसको, ये 4 से काट लो, 4 तियाँ 12, और कहीं कटने के काम में आ रहा है। ये 100 से तो डिवाइड कर लेंगे लास्ट में, इस जीरो को हटाओ, क्योंकि हमें ये कह रहा है कि ठीक एक दशमलव स्थान तक बता दो। तो बाकी को मैं समझता हूँ कि ये 11 लिख लो एक बार, और ये 6 दूना 12, तो ये 12 छक 72 तियाँ कितना हो गया, इसको गुना कर लो। 12 छक 72 तियाँ हो गया, 2 तियाँ 6 और 7 तियाँ 21, और गुना में 7/1100 आ रहा है, ये अपना आ रहा है h का मान। तो इसको एक बार 7 से गुना कर लेते हैं, तो 7 छक 42 का 2 आएगा, ठीक है, और 7 एकम 7 और 4 11 का 1, और 7 दूना 14 और 1 15, इतना आएगा। कहीं गलत तो नहीं कर दिया? चलो एक बार वापस चेक कर लेता हूँ। 7 छक 42 का 2 हासिल 4, और 7 एकम 7 4 11 हासिल 1, और 7 दूना 14 और 1 15, ठीक है, इतना आ गया। और इसको हमें 1100 से भाग करना है, तो 11 से ही भाग कर लो। 11 एक बार में कटेगा, फिर 5 1 तो 11 चौक 44, तो लगभग ये 14 आ रहा है ना, तो 1.4 होगा। बस आप अंक पकड़ लो, खेल खत्म, पूरा करने की जरूरत। क्या गलत? अच्छा एक मिनट, यहाँ पर 3 आएगा ना, 11 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 11 एक बार में, तो फिर 4 और 1 बचेगा, 41 बचेगा, तो 11 तियाँ 33 जानी चाहिए। कोई बात नहीं, देखो 11 तियाँ 33, यहाँ 3 भी आ रहा है, तो आप बताओ इसका मतलब आंसर 1.3 होगा या उससे ऊपर का होगा, क्योंकि इसके आगे अगर मान लो ये 5 से ज्यादा बड़ा होता है, यहाँ पर मान लो 9 आ गया या 8 आ गया, तो हम इस 3 में एक जोड़ के 1.4 ही करते इसको। ऐसे भी समझ लो कि 1.3 से तो ऊपर का ही आंसर होगा ना, इसको कम करके थोड़ी लिखेंगे, और 1.3 से ऊपर का एक ही ऑप्शन है अपने पास, 1.4 बस। अगला सवाल देख लीजिए, फिर से सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल आ चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम ब्रैकेट से शुरू करते हैं, यहाँ से पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये ऑफ है, तो हम लिख देते हैं कि ये 18 हो गया, और गुना 1/2 और गुना में 1/6 दोनों चेंज होगा, और ये गुना का 4, तो ये हो गया। देखो 6 तियाँ तो 18 कट गया, और ये 2 दूना 4, तो ये 3 दूना 6 बन गया यहाँ तक। इनको हल कर लो, तो देखो ये बन गया 72 और बटा 16, इस डिवाइड को मैंने लिख दिया बटा 16 और गुना का 4, तो ये 4 चौके 16 और 4 से कट जाएगा, 18 चौके 72, तो ये आ गया 18। अब इनका पहले इस ब्रैकेट वालों को हम सुलटा लेते हैं, तो आप बोले कि यहाँ से अगर यहाँ तक हम देखें तो शुरू में 75 है, और माइनस का ये 18 आ गया, और प्लस का ये कितना आ गया 6, तो 75 और 6 81 में से 18 को घटा लो, 81 माइनस 18, तो 11 में से 8 जाएगा तो 3, और यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा तो 6, ये 63 आ गया। बाकी को अब लिख लो, 79 था और माइनस का अंदर था 128 और माइनस का 63, तो ये 79, ठीक है, और माइनस ये 8 में से 6 जाएगा तो 5, और 12 में से 6 गया तो 6, तो ये 9 में से 5 गया, अब 4 बचेगा, और 7 में से 6 गया 1, यानी कि 14 बचेगा, तो ये अपना आंसर है, ठीक है। एक बात आप समझिए कि बोर्ड मास वाले जो क्वेश्चन हैं, यानी कि जिसको आप सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, इसके कम से कम 2 से 3 सवाल आ जा रहे हैं एक शिफ्ट में, ठीक है। चलो ये सवाल देख लो एवरेज का। अब ऐसा सवाल तो मैंने कई बार करा रखा है। सवाल कह रहा है कि 18 संख्याओं का औसत 65 है, प्रथम 10 संख्याओं का औसत 72 है, अंतिम 9 संख्याओं का औसत 58 है, 10वीं संख्या को बाहर निकालने तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। अब ये ठीक दशमलव स्थान तक बोल दिया, तो बेसिक से आप करेंगे तो आप जूझते रह जाएंगे, ज्यादा टाइम गंवा देंगे, ठीक है। तो आप देखिए मैं क्या करता हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि ग्रुप का एवरेज पहले से 65 था। अब 10 संख्याएं ऐसी थी भाई जिनका औसत 72 था। अगर 10 संख्याओं का औसत 72 है तो ये ग्रुप से कितना अधिक है भाई, तो आप बोले हैं कि 65 से ये 5 और 2 7 ज्यादा है, तो इनके निकलने से 7 की कमी आ जाएगी औसत में, ठीक है। और गुणा में ये 10 संख्याएं हैं तो 10 कर लेते हैं, ओवरऑल 70 कम होगा। और आगे की संख्याओं का क्या है भाई, अगली 9 संख्याओं में आपको ये बोल रहा है कि अगली 9 संख्याओं में इनका औसत है 58, यानी कि ये औसत से कितने कम है भाई, तो 5 और 2 7 कम है, तो इनके जाने से 7 बढ़ेगा ग्रुप का एवरेज, और ऐसी 9 संख्या है तो 9, तो ये आ गया 70 और माइनस में, और ये प्लस में आ गया 63, यानी कि अभी भी माइनस का 7 है, यानी कि जब ये 7 की कमी कब आएगी। अब देखो ये माइनस का 7 आ रहा है ना, ये 7 की कमी किसके कारण आ रही है, 10वीं संख्या के कारण। 10वीं संख्या को निकालेंगे तो जो संख्याएं बचेंगी उनके औसत में 7 के हिसाब से कमी आएगी। तो कितनी संख्याओं में 7 की कमी आनी है बताओ, 18 संख्याएं थी, इसमें से एक संख्या तो हम हटा रहे हैं 10वीं को, तो अब 17 संख्याएं रह गई। तो ये 7 की जो कमी है ये 17 संख्याओं में बराबर बराबर कम होगा, तो आप 7 को 17 से भाग कर लो। अगर जीरो लगाएं तो 17 चौके 68, यानी कि ये 0.4 लगभग आएगा, तो 0.4 कम कर दो। पहले से औसत 65 था, इसमें से 0.4 कम कर देंगे तो ये कितना बनेगा, 64.6 बनेगा। तो ये अपना आंसर है। चलिए आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं। आज का जो आखिरी क्वेश्चन है अपना वो ये है दोस्तों
कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके क्षेत्रफल दो त्रिभुजों जिनकी भुजाएं ये और ये है के क्षेत्रफल के योग का इतना गुना है। ठीक है, पाई का मान भी आपको दिया गया है। कोई बात नहीं, बताओ। देखो सबसे पहला इस सवाल में अगर आप हीरोन का सूत्र लगाने चले कि भैया हम ये सूत्र लगा लें s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर जोड़ के इतना गुना कर लें, तो आप सोच सकते हैं कि कितना लंबा सवाल बनेगा। तो निश्चित रूप से ऐसे सवाल में आपको सोचना चाहिए था कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं ये निश्चित रूप से ट्रिपलेट होंगी, तभी जाके बात बनेगा, वरना हम ऐसे बनाने लगे तब तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ट्रिपलेट बन ही जाएंगे, तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये ट्रिपलेट बनेंगे कि नहीं। चेक कैसे करते हैं, देखो 20, 21 और 29 का तो कई बार एसएससी पूछ चुका है, तो आपको याद रखना चाहिए कि 20, 21 और 29 जो है ये ट्रिपलेट है, मेंस में ये पूछा गया है। ठीक है, और ये आपको 11, 60 और 61 ये याद नहीं है तो आप चेक कर सकते हैं, 11 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर जोड़ के चेक कर सकते हैं कि 61 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये दोनों ट्रिपलेट है, तो हम देख लेते हैं दोनों के जो क्षेत्रफल का जोड़ है उसका इतना गुना करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 और आर स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, देखो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, सॉरी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना उसका आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना मान लें 20 और ऊंचाई 21। सबसे बड़ी भुजा को नहीं लेना है क्योंकि वो तो कर्ण होगा ना, हाइपोटेनस। तो ये हो गया 20 और गुणा में 21 और प्लस दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 उसका बेस हो गया 11 और हाइट हो गया 60 और इनके योग का कितना गुना है भाई, तो आप बोलेंगे कि ये 2.17/30 है, तो 30 दूना 60 और 17 77 बटा कितना है भैया 30 है। बस अब काटो, तो आप बोलोगे 2 से 11 बार में कट गया और ये 7 से 11 बार में कट गया। और कुछ कटता नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस जीरो से काट लो, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और ये जीरो भी कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बच गया हमारे पास, तो आप बोलेंगे इधर बच गया हमारे पास 2/7 आर स्क्वायर और इधर बच गया देखो 21 दूना 42 और ये बच गया 11 छक 66। तो 66 और 42 जोड़ लो कितना होगा, 6 और 2 8 और 10 108/2 बन गया। ठीक है, और गुना का 7 बटा ये 3 बन गया। ठीक है, तो आप बताओ कि ये 2 और 3 6 से ये तो कट जाएगा ना, 6 एक बार में और 6 8 48 और 2 से ये कट गया 2 9 18। तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान आ गया 9 गुना में 7 गुना में 7। तो आर कितना हो गया, 9 का वर्गमूल तो 3 होगा और 2 7 में से एक 7 ले लो तो 7 या 21। आर का मान कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। तो ये अपना आंसर होगा 21। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। आपको कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर से कमेंट करके बताना, बिल्कुल भूलना मत। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।